जरा ध्यान से देखिए, रनवे के उस अंधेरे में एक बेहद शानदार मशीन खड़ी थी, एक प्राइवेट जेट जिसके इंजन इस आधी रात में धीरे धीरे गुर्रा रहे थे। और उस जेट के अंदर इस दुनिया के शोर से बिल्कुल दूर एक शख्स बैठा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ एक चालाक मुस्कान। दिस इज विजय माल्या, एक ऐसा इंसान जो 9,000 करोड़ के साम्राज्य के साथ पैसों के जंगल पर राज करता। लेकिन आज रात वो एक शिकार करने नहीं निकला था, बल्कि आज रात वो खुद एक शिकार था। देश के बैंकों से हजारों करोड़ों का कर्ज लेने के बाद आखिरकार हिसाब चुकाने का वक्त आ गया था। केबिन की लाइट से डिम होती है, इंजन एक भयानक ताकत के साथ गरजते हैं और जैसे वो प्लेन दिल्ली की धुंध को चीरते हुए आसमान में जाता है, माल्या खिड़की से बाहर हिंदुस्तान की जमीन को देखता है। शायद उसे अंदर से मालूम हो गया वो अब वापस कभी नहीं आएगा। एक इंसानी दिमाग को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। साल 1955, कलकत्ता। एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है जिसके पास पैदाइशी बेशुमार दौलत थी। नाम रखा गया विजय। विजय के पिता विट्ठल माल्या अपने दौर के सबसे चतुर और बड़े उद्योगपति थे। उनके पास यूवी ग्रुप का मालिकाना हक था जो पूरे देश में शराब और बियर के मार्केट पर राज करता। छोटे विजय की परवरिश किसी राजकुमार की तरह हुई। उसने बचपन से ही अपने पिता को बंद कमरों में बड़ी बिजनेस डील्स करते देखा। स्कूल के दिनों में उस युवा सावक की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसने एक दिन बड़े गर्व से कहा, पापा, मैं आपका ये बिजनेस पूरी दुनिया में फैला दूंगा। मैं आपसे भी बड़ा बनूंगा। विट्ठल माल्या बस मुस्कुराए और बोले, बेटा, बिजनेस को सिर्फ बड़ा होना जरूरी नहीं, उसका टिकाऊ होना और साख साफ रखना बहुत जरूरी है। विजय ने कलकत्ता के लॉ मॉन्टियर से अपनी स्कूलिंग पूरी की और सीधे अमेरिका चले गए ताकि बिजनेस ऑफ फाइनेंस की बारीकियां समझ सके। लेकिन फिर साल 1983 में कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। विट्ठल माल्या का अचानक एक हार्ट अटैक से निधन हो जाता है और सिर्फ 28 साल की उम्र में यह पूरा साम्राज्य इस नौजवान के कंधों पर आ जाता है। इतनी कम उम्र और इतना बड़ा लिक्विड एम्पायर, लेकिन विजय के अंदर एक अजीब सी खूबी थी, बिना सोचे समझे बहुत बड़ा जुआ खेलने का कॉन्फिडेंस। शुरुआती कुछ सालों में माल्या ने अपनी आक्रामक मार्केटिंग से किंगफिशर बियर को देश का नंबर 1 ब्रांड बना दिया। भारत की हर पार्टी, हर क्लब में सिर्फ किंगफिशर का सिक्का चलता। इस कामयाबी के नशे में चूर होके माल्या ने यह डिसाइड कर लिया, अब उन्हें सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहना है, उसे आसमान पर राज करना है। साल 2003, माल्या अपने पर्सनल जेट में बैठकर बादलों के बीच सफर कर रहे थे। अचानक उनके दिमाग में एक नया थॉट आता है। वो अपने पास बैठे अपने चीफ एडवाइजर की तरफ घूमे और बोले, जब हमारे पास बियर का इतना बड़ा ब्रांड है तो क्या हम आसमान में खुद की एक लग्जरी एयरलाइन लॉन्च नहीं कर सकते? सर, एविएशन बिजनेस भारत में कब्रिस्तान की तरह है। यहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स भारी घाटे में डूबकर दफन हो चुके हैं। माल्या जोर से हंसे एक ठंडी और अहंकारी हंसी। वो इसलिए फेल हुए क्योंकि उन्हें कस्टमर का मूड भापना नहीं आता। मैं अलग हूँ। माल्या ने इंसानों के बर्ताव को बहुत बारीकी से नोटिस किया था। भारत का मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा था और अब लोग ट्रेनों के लंबे सफर से थककर प्लेन से उड़ना चाहते थे। लेकिन उस वक्त बाजार में जितनी भी एयरलाइंस थी वो या तो बहुत महंगी या फिर बिल्कुल बेसिक और रूखी सर्विस देती। माल्या का विजन बिल्कुल साफ था, आसमान में 5 स्टार लग्जरी का एक्सपीरियंस देना, लेकिन उसका किराया मिडिल क्लास बजट में रखना। साल 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने पंख फैलाए। ये आम लोगों को लुभाने का एक बेहतरीन चाल था। हर सीट के पीछे एक पर्सनल टीवी स्क्रीन और खुद माल्या द्वारा चुनी गई एरोस्टेज की शानदार सर्विस। लोग इस चकाचौंध के दीवाने हो गए। एयरलाइंस का टैगलाइन था, फ्लाई द गुड टाइम्स। और कुछ वक्त के लिए लोगों को सच में लगता, यार, ये गुड टाइम्स का खेल कभी खत्म नहीं होगा। शुरुआती 6 महीनों के भीतर ही माल्या की एयरलाइंस ने 2 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को सफर करा दिया। माल्या की भूख अब बेकाबू हो चुकी थी। उन्होंने बिना वक्त गवाए तुरंत दर्जनों नए विमानों का ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। साल 2006 आते आते किंगफिशर एयरलाइन पूरे देश में एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। जो लोग पहले सिर्फ ट्रेनों में दिखते, अब वो शान से किंगफिशर की फ्लाइट में सफर कर रहे थे। माल्या ने जैसे पूरे मार्केट को हिला दिया था। 500 करोड़ से शुरू हुआ यह बिजनेस अब 3000 का वैल्यूएशन पर पहुंच गया था। इस तेज से बढ़ते साम्राज्य को और बड़ा करने के लिए
माल्या ने बैंकों से कर्ज लेना शुरू किया। SBI, PNB, IDBI, देश के सभी बड़ी सरकारी बैंक माल्या के नाम पर हजारों करोड़ के लोन की फाइलें धड़ाधड़ पास कर रहे थे। अब विजय माल्या की लाइफस्टाइल किसी देश के राजा जैसी हो चुकी थी। उनके पर्सनल गैराज में 250 से ज्यादा दुनिया की सबसे महंगी विंटेज सुपर कार्स थी। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और मोनाको के सबसे पॉश इलाकों में आलीशान विला थे। खुद के प्राइवेट जेट्स का बेड़ा था। इंटरनेशनल फॉर्मूला 1 रेसिंग में फोर्स इंडिया नाम की उनकी अपनी टीम थी और IPL के आते ही उन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को खरीद लिया। वो किसी शहंशाह की तरह जिंदगी जी रहे थे। उनकी पार्टियां पूरे देश में मशहूर थी। बॉलीवुड स्टार्स, टॉप मॉडल्स, गद्दार नेता सब उनकी महफिल में हाजिर लगते। हर साल वो गोवा के अपने विला में किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च करते जो सुर्खियों में रहता। सबको लगता कि माल्या अजय है, लेकिन इस चमकती हुई स्क्रीन के पीछे सिस्टम अंदर ही अंदर सड़ रहा था। 2008 के अंत में किंगफिशर एयरलाइंस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक सुनसान कमरे में बैठा एक क्लर्क लेजर बुक को देख रहा था। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। एयरलाइंस हर दिन मौत की तरफ बढ़ रही थी। उसने डरते हुए माल्या के CEO से कहा, सर, हमारी फ्लाइट्स में बैठने वाले हर सिंगल पैसेंजर पर हमें लगभग 2000 का नेट लॉस हो रहा है। CFO ने उस फाइल को तुरंत दराज में बंद कर दिया और फुसफुसाते हुए बोला, ये बात माल्या साहब तक बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। वो इस वक्त कंपनी को और बड़े लेवल पर एक्सपांड करने की मूड में है। अपने इसी अहंकार में बाजार पूरी तरह कब्जा करने के लिए माल्या ने एक और आत्मघाती कदम उठाया। उन्होंने एयर डेक्कन को टेक ओवर कर लिया। एक ऐसी बजट एयरलाइंस जो ऑलरेडी 1200 करोड़ के भारी कर्ज और घाटे में चल रही थी। माल्या ने पूरे 18,000 करोड़ की भारी रकम देकर इसे खरीद लिया। पूरा कॉर्पोरेट जगत हैरान था। इन्वेस्टर ने चिल्लाकर पूछा, एक डूबते हुए जहाज को इतने महंगे दाम पे क्यों खरीदा? माल्या ने बड़ी अकड़ के साथ जवाब दिया, मैंने कोई कंपनी नहीं खरीदी, मैंने बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा खरीदा है। उन्हें लगता था कि वो बिजनेस के नियमों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का एक उसूल है, ग्रेविटी हमेशा जीतती है। साल 2008 तक विजय माल्या अपने भ्रम के बिल्कुल शिखर पर थे। मशहूर फोर्ब्स मैगजीन ने उनकी पर्सनल नेटवर्थ 17,000 करोड़ से ऊपर बताई थी। वो हर जगह मौजूद थे। टीवी पर इंटरव्यू, ग्लोबल समिट्स में बड़े लेक्चर्स, लोगों ने किंग ऑफ गुड टाइम्स बुलाते। बाजार में चर्चा थी, वो सोने के मग में पानी पीते। लेकिन ये पूरा साम्राज्य रेत के ढेर पे खड़ा था। और फिर साल 2008 का ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस एक तूफान की तरह आया। पूरे दुनिया के मार्केट फ्रीज हो गए। हवाई सफर अचानक कम हो गए। इसी के साथ एविएशन फ्यूल के दाम रिकॉर्ड स्तर पहुंच गए, जिसने एयरलाइंस के प्रॉफिट को पूरी तरह निचोड़ दिया। लेकिन जब बाकी समझदार कंपनी अपने पैर समेट रही थी, माल्या ने इसे अपनी झूठी शान का मुद्दा बना लिया। उन्होंने मीडिया से कहा, कमजोर लोग मंदी से डरते हैं, समझदार के लिए क्राइसिस में ही अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन बंद कमरों के पीछे किंगफिशर का दम घुट रहा था। उधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट में बैठे एक ऑफिसर ने पूरे धोखे को पकड़ लिया। उन्होंने नोटिस किया कि किंगफिशर एयरलाइन पुराना कर्ज चुकाने के लिए लगातार बैंकों से नया लोन मांग रहा है, जबकि उनका रेवेन्यू लगातार गिर रहा है। डेब्ट ट्रैप क्रिएट कर रहा है। उनके पास लोन वापस करने का कोई ठोस तरीका नहीं है, वो सिर्फ उधार लेकर वक्त काट रहे हैं। और आखिरकार साल 2010 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर एक रिपोर्ट छापी, किंगफिशर एयरलाइंस 7,000 करोड़ के कर्ज में पूरी तरह डूब चुकी। और ये खबर आते ही शेयर मार्केट में हड़कंप मच गया। किंगफिशर के शेयर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। बैंकों ने तुरंत लीगल नोटिस भेजकर अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए और यहीं से एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू होती है। सैलरी पूरी तरह सूख गई। पायलट्स और कैबिन क्रूज हड़ताल पर चले गए। फ्यूल कंपनियों ने ऑयल देना बंद कर दिया क्योंकि उनके बकाये क्लियर नहीं थे। टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। DGA ने सेफ्टी नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस थमा दिया। माल्या का वो आलीशान सपना कांच की तरह बिखर रहा था। किंगफिशर के वो चमचमाते नीले विमान एक रनवे पर हमेशा के लिए ग्राउंडेड हो गए। साल 2012 आते आते सरकार ने किंगफिशर एयरलाइंस का फ्लाइंग लाइसेंस पूरी तरह कैंसिल कर दिया। चिड़िया के पंख हमेशा के लिए काट दिए गए। उन्होंने वादे किए वकीलों की दलीलें दी, अपने रोते हुए स्टाफ को झूठे दिलासे दिए, लेकिन इनके पतन की रफ्तार अब रोकी नहीं जा सकती। फरवरी 2016 अदालत और बैंकों ने मिलकर विजय माल्या को एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे चुकाने के साधन नहीं थे, लेकिन उसने जानबूझकर जनता का पैसा दबा कर रखा। CBI ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी होने वाला था। 2 मार्च की वो रात जैसे माल्या को भनक लगी कि अब जेल जाना तय है, वो चुपचाप अपने प्राइवेट जेट में बैठे और लंदन फरार हो गए।
एक बेहद सातिराना तरीके से चुना गया है स्केप। कानून के शिकंजे पूरी तरह कसने से सिर्फ चंद घंटे पहले। लेकिन जब एक बड़ा परभक्षी भागता है, वो अपने पीछे बर्बादी का एक लंबा रास्ता छोड़ जाता है। 7,000 से ज्यादा कर्मचारी रातों रात सड़क पे आ गए, बिना नौकरी बिना सैलरी। बैंकों का 9,000 करोड़ का वो फंड पूरी तरह डूब गया था। भारतीय अदालतों ने माल्या को भगौड़ा घोषित कर दिया। देश में मौजूद उनकी सारी बेनाम संपत्तियां और विलास सील कर दिए गए। पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने की मांग की, लेकिन यूके के कानून इस मामले में थोड़े अलग थे। वहां के मानवाधिकार और शरण संबंधी नियमों का फायदा उठाकर माल्या ने वकीलों की महंगी फौज खड़ी कर दी और साल 2026 में भी पीछे माल्या लंदन के एक आलिशान मैंशन में बैठकर मजे कर रहे हैं। हालांकि भारत की सर्वोच्च अदालत उन्हें गुनहगार मान चुकी है, लेकिन वो कानूनी लूप होल्स का फायदा उठाकर वक्त बिता रहे हैं। हालांकि इस बेहद बड़े स्कीम के बाद बहुत बड़ा और कड़ा रिफॉर्म आया। आरबीआई ने लोन अप्रूवल के नियमों को बेहद सख्त कर दिया। इंसॉल्वेंसी बैंकिंग आईवीसी ऐसे सख्त कानून को मजबूत किया गया ताकि भविष्य में कोई दूसरा माल्या पैदा ना हो सके। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं, ये कहानी उस अंधी हवस और लालच की है जो इंसान को पूरी तरह अंधा कर देता है। माल्या ने सिर्फ बैंकों का पैसा नहीं डुबाया, उसने हजारों मेहनतकश परिवारों के भरोसों को कत्ल किया। आखिरकार किंगफिशर की इस दास्तान से हमें क्या सबक मिलता है? पहला, बिजनेस के इस नाजुक बैलेंस में अपनी छोटी शान को खिलाने के लिए कभी इतना खर्च मत लो कि आपका कोर बिजनेस का वजन ना संभाल सके। और जब संकट का समय आए तो एक सच्चा लीडर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर नहीं भागता है। दूसरा, जब कोई वेंचर सिर्फ चकाचौंध और भारी डिस्काउंट के दम पर बहुत तेज ग्रोथ दिखाए तो थोड़ा रुक कर गहराई से चेक करो, क्योंकि कम किराए में 5 स्टार लग्जरी देने का फॉर्मूला इकोनॉमिक्स के नियम के हिसाब से मुमकिन ही नहीं है। मुंबई और दिल्ली के वो आलिशान हवाई अड्डे आज भी उस शख्स की दास्तान को याद करते होंगे जो कल तक देश का सबसे बड़ा लग्जरी किंग था, आज सिर्फ एक भगोड़ा बनकर रह गया। अगर इंसानी लालच और इस फाइनेंशियल केस स्टडी की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना। जय हिंद, धन्यवाद।